बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैक डिप्रेशन इन्वेंट्री को और इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हम इसकी करते हैं, किस पर्पस के लिए इसे कंडक्ट किया जाता है। इन तमाम पॉइंट्स को हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक सेल्फ रिपोर्टेड डिप्रेशन की मैयर है, यानी इसके ज़रिए हम डिप्रेशन को एस्टिमेट करते हैं और इस पे जो सवालात हैं वो ख़ुद पार्टिसिपेंट उसके जवाब देता है, यानी सेल्फ रिपोर्टेड काइंड की एक टेस्ट है या इन्वेंट्री है। इसमें रिस्पॉन्सेस जो हैं वो बायसनेस का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट ख़ुद जवाब दे रहा होता है तो वो बढ़ा चढ़ा के भी अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकता है या दूसरी तरफ बिल्कुल छुपा भी सकता है। जनरली जो है इसको हम डायग्नोसिस, डिप्रेशन के डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद जो है वो क्लिनिशियन जो है फर्दर एग्जामिनेशन कर सकता है। एक्चुअली ये एक स्क्रीनिंग टूल है जो हम इनिशियल लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं और अगर इससे इंडिकेशन मिलें कि डिप्रेशन की इंडिकेशंस हैं तो इसके बाद फर्दर कंफर्मेशन और डायग्नोसिस के लिए फ़र्दर टूल्स यूज़ किए जाते हैं। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री 2 जो है वो इस वक्त ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है क्योंकि इसका एक पहला वर्जन था और तकरीबन 35 इयर्स के बाद इसका सेकंड वर्जन जो है वो डेवलप किया गया। तो आजकल जो इस्तेमाल में है वो इसका सेकंड वर्जन ही है। इसमें 21 आइटम्स हैं, यस सेल्फ रिपोर्टेड हैं और इसमें सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन के बारे में एक एस्टिमेशन ली जाती है। ये अडल्ट पे एडमिनिस्टर किया जाता है, बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद टूल नहीं समझा जाता। 13 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों पे इसे कामयाबी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है और ये एक्चुअली DSM-4 और 5 के क्राइटेरियाज़ जो डिप्रेशन के हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी गई है। अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला वर्जन 1961 में माशरे वजूद में आया था और उसके बाद 1996 में इसका सेकंड वर्जन हमारे सामने आता है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 35 साल का अरसा इस दरमियान में एक गैप है। एक्चुअली ये गैप जो था ये सेकंड वर्जन को भरपूर बनाने के लिए ही था। वो तमाम तरह की रिसर्च बेस, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस बेस या फीडबैक बेस जो इनपुट्स थी उनको इनकॉर्पोरेट किया गया सेकंड वर्जन में, जो अब इस वक्त जनरली इस्तेमाल में है। और जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो ट्रेंड ऑब्जर्वर ही रीड आउट करता है और उसकी बेसिस पे जो क्लाइंट है वो उस पर रिस्पॉन्स दे रहा होता है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो कि शायद आम जो लेमैन है उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये कुछ एरियाज़ हैं या ये कुछ वो 21 आइटम्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डिप्रेशन को गेज कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि मूड के बारे में, पेसिमिज्म के बारे में, सेंस ऑफ फेलियर, सेल्फ डिससेटिस्फेक्शन, गिल्ट, पनिशमेंट, self dislikes, self accusation, societal ideas, crying, irritability, social withdrawal, indecisiveness, body image change, work difficulty, insomnia, इन तमाम के बारे में इसमें आइटम्स मौजूद हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये फर्दर वो एरियाज़ हैं जैसे फिटिगेबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, सोमैटिक प्रीऑक्यूपेशन, लॉस ऑफ लिबिडो। ये आइटम्स हैं जिनके ऊपर इसमें हम पर्सन की रीडिंग ले रहे होते हैं और जो इसकी रिवीजन की गई उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको ग्लिम्स दे देती हूँ कि क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या ड्रॉप हुई, क्या चेंज हुई, अमेंडमेंट किस तरह से आई। ये वो आइटम्स थे जो पहले वर्जन में मौजूद थे। बॉडी इमेज चेंज, वर्क डिफ़िकल्टी, वेट लॉस, सोमैटिक प्रीऑक्यूपेशन, और इन आइटम जो ऐड किए गए वो एजिटेशन, बर्थलेसनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी, इनके मुतालिक थे। इसी तरह से जो आइटम चेंज किए गए आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड आइटम थे वो ये थे और उनकी जगह जो नए आइटम लाए गए वो कुछ इस तरह से थे। एक जो वासिया डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजीज़ आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग से अबव लग रही हैं, जबकि ये सिंपल लैंग्वेज है जो कोई भी लेमैन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। ऑब्जेक्टिविटी यही थी कि अगर ये ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में होगा
तो इसको ज़्यादातर लोग अच्छे अंदाज में समझ सकेंगे और अपने ट्रू रिस्पॉन्सेस देख सकेंगे। इसके अंदर 2 क्रिटिकल आइटम्स हैं जिनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए क्लिनिकल पर्पसेस के लिए, स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए, और वो है आइटम नंबर 2 पेसिमिज्म और आइटम नंबर 9 सुसाइडल थॉट्स और विशेस। अगर इनके ऊपर हाई स्कोर मौजूद हो तो ये एक सेंसिटिव बात है और फिर उस पर्सन को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सुसाइडल आइडिएशन मौजूद होती है जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट किया जा सकता है और इसके जो आंसर्स हैं उनको हम जर्नली किसी भी पार्टिसिपेंट के पिछले 2 हफ्तों की फीलिंग्स की बेस पे ले रहे होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा अगर ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए तो मेमोरी, हम जाहिर है कि हमारी मेमोरी जो है वो चीज़ों की जल्दी फ़िल्टर होती रहती है। तो ये बहुत ही रीसेंट आपकी फीलिंग्स के ऊपर बेस करता है, जिस वजह से अंदाज़ा ये किया जाता है कि ये आपकी एट प्रेजेंट डिप्रेशन के लेवल को बेहतर अंदाज में इंडिकेट कर रहा होता है। स्कोरिंग इसकी इस तरह से है कि 0 से 3 तक रिस्पांस देना है, जो 21 आइटम्स हैं। 0 का मतलब है कि अगर वो एक एलिमेंट आप में बिल्कुल मौजूद नहीं है तो आप इसको 0 से डिनोट करेंगे, और अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे है तो 3 से इंडिकेट किया जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी स्कोर की रेंज 0 से 63 है। डेफिनेटली 0 का मतलब है एब्सेंस ऑफ द डिप्रेशन और 63 का मतलब है कि हायर लेवल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके दरमियान में जो स्कोर्स होंगे वो डेफिनेटली डिफरेंट डिग्री ऑफ डिप्रेशन को इंडिकेट कर रहे होंगे। स्कोर्स की इंटरप्रिटेशन जो है उसको हम कट ऑफ स्कोर्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं, यानी कट ऑफ स्कोर हमारे पास अवेलेबल है और उसकी बेसिस पे फिर हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन का लेवल क्या है। 2 चीज़ें जो टेस्टिंग के टर्म में बहुत अहम समझी जाती हैं, एक सेंसिटिविटी है और दूसरा स्पेसिफिसिटी है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जिसमें कि हम एक्यूरेट वे में करेक्टली ये क्लासिफाई कर पाएँ कि क्या आया पर्सन में डिप्रेशन मौजूद है। अगर आपका स्केल सेंसिटिवली डिप्रेशन को इंडिकेट कर देता है तो हम कहते हैं कि इसमें सेंसिटिविटी मौजूद है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अगर आपका स्केल जिस ट्रेट के मुतल्लिक बनाया गया है, अगर प्रिसिशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ ये डिक्लेयर कर देता है कि वो ख़ास एलिमेंट ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो ये उसकी स्पेसिफिसिटी की एक ख़ासियत होती है। हम ये देखते हैं कि जो बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री है इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ये सेंसिटिविटी के रोल को भी प्ले करता है और स्पेसिफिसिटी की जिम्मेदारियां भी निभाता हुआ हमें नज़र आता है। अच्छा, सिंपल थिंकिंग क्या है? सिंपल थिंकिंग ये हो सकती है कि अगर आप में सिम्टम्स मौजूद नहीं हैं तो आप डिप्रेस नहीं हैं। ऑन द अदर साइड अगर सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप डिप्रेस हैं। ये क्लेम एंड सिंपल थिंकिंग है। क्या आया यही थिंकिंग जो है ये प्रिवेल करती है या पाई जाती है टेक्निकल टर्म्स में भी? इसके मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये एरिया डिप्रेशन का है और ये क्राइटेरिया नॉन डिप्रेशन का है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में इस तरह से होता है कि देयर इज़ अ पोर्शन जो नॉन डिप्रेसिव और डिप्रेसिव दोनों लोग शेयर कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है ये नॉट डिप्रेस्ड की है, जबकि ये कर्व जो है ये डिप्रेस्ड की है। आप ये कहेंगे कि ये नॉन डिप्रेस्ड लोग हैं, लेकिन अगर उनमें ये एरिया पाया जा रहा है जो आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम साइड है, तो उनमें कुछ दर्जे की डिप्रेशन मौजूद है। इसी तरह से ये वो कॉमन एरिया है जो डिप्रेस्ड और नॉन डिप्रेस्ड लोगों में है। इस एरिया में जिसका स्कोर लाई करेगा हम उसको डिप्रेसिव पर्सन नहीं कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तो फुली इंडिकेट कर रहा है ना कि यहाँ तो डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ डिप्रेशन का लेवल एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बहुत नॉमिनल, जो कि हम जनरली देखते भी हैं कि हम सब में एक नॉमिनल लेवल ऑफ डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर ज़ीरो लेवल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन अगर एक नॉमिनल लेवल की डिप्रेशन मौजूद है तो उसको हम डिप्रेसिव पर्सन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर एक कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा लेवल है
तो उसको हम डिप्रेसिव डायग्नोज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली दिस इज़ द कट ऑफ स्कोर, और इस कट ऑफ स्कोर से इस साइड पे जो एरिया है उसे हम डिप्रेस्ड कहेंगे। इसको मज़ीद हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देखेंगे तो आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्कोर्स हैं और ये उनकी रेंजेस हैं। 0 से 13 को हम मिनिमल लेवल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। दिस लेवल इज़ माइल्ड, दिस इज़ मॉडरेट एंड दिस इज़ द सीवियर लेवल। और एक्चुअली होता ये है कि ये मॉडरेट्स से ऊपर और माइल्ड के दरमियान यहाँ पे आपका कट ऑफ स्कोर होता है। यहाँ से मॉडरेट लेवल स्टार्ट होता है और इसको हम सीवियर डिप्रेशन का लेवल कह रहे होते हैं। ये सैम्पल जो कि इसके बेसिकली नॉर्म्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है कि नॉन डिप्रेस्ड लोगों का मीन क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, और इसी तरह से ग्रेजुअली हम देख सकते हैं कि जो सीवियर डिप्रेस्ड लोग थे उनका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था। इसकी रिलायबिलिटी भी रिपोर्ट हुई है, टेस्ट रिलायबिलिटी, और आप देख सकते हैं कि बहुत हाई रिलायबल टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ है। और इसी तरह से इसकी वैलिडिटी भी खासी स्मार्ट है, यानी उसको भी हम बहुत अच्छी रिलायबिलिटी कंसिडर करते हैं। और आप देख सकेंगे कि वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स एडमिनिस्टर की गई हैं, ज़्यादा एविडेंसेस इसमें शामिल किए गए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग अबाउट दिस स्केल। इसकी फैक्टोरियल वैलिडिटी भी इस्टेब्लिश की गई है और ये देखा गया कि इसमें 2 फैक्टर्स पाए जा रहे हैं। 2 फैक्टर्स में मबनी ये स्केल है। एक इसका सुमेटिव इफेक्ट है, सुमेटिव इफेक्टिव है, और दूसरा कॉग्निटिव फैक्टर है। सुमेटिव इफेक्टिव में जो चीज़ें शामिल हैं वो लॉस ऑफ प्लेयर, क्राइंग, एजिटेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम फीलिंग्स एक्चुअली सुमेटिव इफेक्टिव का पार्ट है। जबकि कॉग्निटिव लेवल पे हम देखते हैं सैडनेस, पेसिज्म, वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, सेल्फ क्रिटिकलनेस, इन तमाम को हम कॉग्निटिव लेवल का फैक्टर समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आपको कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो काइंडली डू लेट अस नो।